नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार रेलवे एग्जाम से गुरुकुल में। अगर अभी भी आप नहीं जुड़े हैं तो हमसे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि एनटीपीसी है ना, किसके लिए? एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है ना। इसके अलावा एएलपी सीबीटी 2, ये जो पेपर होने वाले हैं इनके लिए मैथ के लिए बहुत बढ़िया सीरीज यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चंस की चला रहे हैं डेली बेसिस पर, ठीक है ना। और 50 वो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, वो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं हमेशा लगभग, या आ सकने वाले हैं। बात समझे? यानी कि आप ये समझो, ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन हमने सारे के सारे वैसे ही लिए हैं जैसे आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। अब 70% क्वेश्चन तो आपके यहीं से फंसेंगे, बात ठीक है। केवल थोड़ा सा बस नंबर्स में यहाँ वहाँ डिफरेंट आएगा वहां पर, बाकी आपके 70% बिल्कुल यहीं से फंसेंगे। बाकी जो 30% क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे हैं, वो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। जो अभी तक नहीं आए हैं उनके करने का तरीका, उनके करने का मेथड, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में नए तरीके से पूछ सकता है। बट ठीक है ना, तो बहुत अच्छा सेशन ये आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस, और आपको मोस्टली गौर करना है क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पर, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वो सॉल्यूशंस यूज करेंगे जो आपको एग्जाम हॉल में करना है। बट ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल तुक्के वाला सॉल्यूशन आपको लगाना है कि ये कर दिया वो कर दिया, दुनियादारी, ऐसी ट्रिक वैसी ट्रिक, ठीक है। क्योंकि ट्रिक के पीछे अगर आप भागोगे, क्योंकि अभी तक मोस्टली बच्चे भागते आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन ट्रिक से नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। बट ठीक है, आपको प्रॉपर एक मेथड चाहिए कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंज हो जाता है तो उस मेथड से आप उस चेंज को पकड़ पाएं, उसे सॉल्व कर पाएं, ठीक है। क्योंकि बच्चों को जो मेथड एक बार वो सीख जाते हैं उनके दिमाग में बैठ जाता है, और मोस्टली आपने वो मेथड सीखे होते हैं कि उसी टाइप के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन अगर उसी टाइप को हल्का सा चेंज करके दे दिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए या उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी जाए, तो फिर आपको करने में दिक्कत आती है। बात ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि उसका मेथड क्या है, सही मेथड क्या है, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट तरीका क्या है उसे लगाने का, ठीक है। ज्यादा शॉर्ट ट्रिक या ज्यादा आपको उसमें नहीं रहना है कि बिल्कुल आपको एकदम, मतलब आप ऐसा समझो कि टाइम हमारे पास पर्याप्त रहता है, बहुत ज्यादा टाइम मिलता है एनटीपीसी के पेपर में, ग्रुप डी के पेपर में, ठीक है ना। लेकिन बच्चे उन्हें दुनिया भर की चीजें सीख सीख के अपने दिमाग में इतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर लिए होते हैं अभी तक कि वो पेपर में आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं, ठीक है। अगर आप पेपर में आते हुए क्वेश्चन भी गलत करोगे तो वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो रोकता है, आपकी खुद की गलती ही रोकता है आपका सिलेक्शन, है ना। आप 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत कराओगे, और वो क्वेश्चन गलत कराओगे जो आपको आते हैं, ठीक है। और ये चीज सब लोग जानते हैं, फिर भी इस चीज पर मेहनत कोई नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसी चीज पर हम लोग मेहनत करेंगे कि आपको किन तरीकों पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, कोई धनराशि 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है ना। किस पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी हम समझ गए ये किसका क्वेश्चन है, सीआई का क्वेश्चन है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपए है तो दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। पहले साल का ब्याज दिया है, दूसरे साल का निकालना है। अब यहाँ पर बेटे देखो क्या लिखा है, दर हमें दी है सबसे पहले 8%, ठीक है, तो दर हमें दी है 8%। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 साल की बात कर रहा है, ठीक है, 2 साल की बात कर रहा है वो, है ना। अब वो कह रहा है जो पहले साल हमें ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, 72 रुपए। तो दूसरे साल कितना ब्याज मिला ये हमें बताना है, ठीक है, दूसरे साल का ब्याज हमें बताना है। बात ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसके अलावा हमें क्या कुछ नहीं दिया है, ठीक है। एक तो टाइम दिया है, 2 साल का यूज हुआ है, और आर 8% है, और पहले साल का ब्याज केवल दिया है 72 रुपए। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इस 8% को तोड़ लेंगे। तो 8% को तोड़ेंगे तो आप कहोगे 8/100%, हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 8/100 आ गया। बट ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये हमारा 4 से कट जाएगा, नहीं भी सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम ऐसे ही लिख के रन देते हैं, ठीक है ना, 8/100। अब आपको ध्यान देना है, हमें हर चीज निकालने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, पी की जरूरत पड़ेगी। बट ठीक है, पी कहाँ से मिलेगा हमें, ये नीचे वाली वैल्यू से हमें पी मिलेगा। बट ठीक है, अब हमें पी मानना है, कैसे मानेंगे, यहाँ पर 2 साल की बात हो रही है, ठीक है ना, तो हम इस 100 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है,
100 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया 10,000। अगर 3 साल की बात हो रही थी तो हम 100 का क्यूब कर देते, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन हमने कितना मान लिया 100। पर ठीक है, ध्यान से समझते जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, पिछली बार ये आया था 2017 में। बट ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पी हमने क्या मान लिया 10,000 रुपए। बट ठीक है ना। अब 2 साल की बात कर रहा है तो ये हमने पहला साल ले लिया और ये दूसरा साल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे पहले साल का ब्याज यहाँ पर हो जाएगा, दूसरे साल का ब्याज यहाँ पर हो जाएगा। सीआई में हर ब्याज पर ब्याज मिलता है, आपको पता होगा। तो ये दूसरे साल का ब्याज है, ये तो खत्म है। अब ये जो पहले साल का ब्याज है, इससे ब्याज मिलेगा हमें दूसरे साल के लिए। बट ठीक है ना, कितना ब्याज मिलेगा हर बार 8/100 के हिसाब से, क्योंकि 8% है और 8% का मतलब 8/100। यहाँ भी 8/100 के हिसाब से मिलेगा और यहाँ भी 8/100 के हिसाब से ही मिलेगा। पर ठीक है, तब आप देखोगे 10,000 में 8/100 का जब गुणा करोगे आप तो कितना आएगा, 800 रुपए पहले साल मिला और यहाँ पर भी 800 रुपए मिलेगा, ठीक है। 10,000 में 8/100 करोगे, फिर 8,000 में 8/100 करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 64, यहाँ पर कितना मिला 64 रुपए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अब पूछे आपसे कि पहली साल का ब्याज कितना है, तो पहली साल का ब्याज कितना है, ये पहला साल है तो आप कहोगे सर 800 रुपए। दूसरी साल का ब्याज कितना है, दूसरी साल का ब्याज कितना है 800 प्लस 64 यानी 864 रुपए, ठीक है। अब निकालना कैसे है, अब हमें पता चल गया कि पहली साल का ब्याज 800 है, दूसरी साल का ब्याज है 864 रुपए, ठीक है ना। और ये पहली साल का ब्याज है 800 रुपए। तो इनके साथ चाहो तो एक्स ले सकते हो या फिर एक्स मत लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे हमें दूसरे साल पहले साल का ब्याज दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले साल का ब्याज दिया है कितना 72 रुपए और पहले साल का ब्याज हमारा कितना है 800x इक्वल टू 72। बट ठीक है ना। 8 से काटेंगे यहाँ बचेगा 100x, 8 9 72, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/100। बट ठीक है, हमें क्या निकालना है, दूसरे साल का ब्याज निकालना है। दूसरे साल का ब्याज कितना है 864x, हमने इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 864। और ठीक है, तो 864x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 छक 54, 9 छक 54 और यहाँ से बचेगा 6 7, ठीक है ना। यहाँ पर बचेगा बेसिकली 7, ठीक है। और नीचे 100, ठीक है, नीचे 100 है यानी 77.76 है ना, 77.76, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरे साल का 77.76 हमारा आंसर हो जाएगा। बट ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, करने का तरीका सबसे बेस्ट वाला तरीका यही आपको यूज करना है, ठीक है। जब भी पहले साल का अलग से दिया हो या केवल दूसरे साल का अलग से दिया हो। बट ठीक है ना, तो जब आप इस तरह करोगे इस क्वेश्चन को तो ये एग्जाम में सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। थोड़ी सी आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। बट ठीक है ना। चलो, अब इसमें एग्जामिनर कुछ भी चेंज कर ले, मान लो वो केवल दूसरे साल का दे देता ब्याज तो हम 864 के इक्वल टू में 72 रख देते हैं। बात ठीक है ना। उसके बाद अगर इसने प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन पूछा होता, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी 9/100 आ गई थी। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या ले लेते हम 10,000 एक्स ले लेते, यानी 9/100 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा क्या आ जाता प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन आ जाता। बट ठीक है ना। तो इसमें से कुछ भी आप निकाल सकते थे आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.4 है ना, 0.4 और इसके ऊपर बार, इसका वर्गमूल बताना है। वर्गमूल वाले क्वेश्चन भी एनटीपीसी में बहुत आते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है बच्चे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गमूल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर लगाना है हमें। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 4 है अपॉन 4 के ऊपर बार लगा है ना, एक ही नंबर है तो हम उतने ही, जितने नंबर के ऊपर बार लगा उतने 9 नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने 9 नीचे लिख दिया, तो ये कितना हो गया हमारा 2/3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा 2/3। अब देखोगे आप 2/3 तो ऑप्शन में है नहीं है,
3 से डिवाइड करोगे तो 0.666 आता चला जाएगा बार बार, ठीक है। तो इसे 0.6 बार लिख सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.6 बार आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार इस तरह क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके भी दे दिया जाता है, बट ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 12 व्यक्ति हैं, x दिन लगाते हैं एक काम को पूरा करने में। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हैं, 8 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो काम 60 दिनों में पूरा हो जाता है। x का मान बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12 व्यक्ति थे, कितने दिनों में कर रहे हैं, x दिनों में काम को कर रहे हैं। अगर 8 अतिरिक्त व्यक्ति और आ जाते हैं तो 12 8 कितना हो गया, 20 व्यक्ति हो गए, 20 मैन हो गए। कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 60 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। हमें इस x की वैल्यू निकालना है बस। यहां से देखो 12 पंचे 60, ठीक है, और 20 पंचे कितना 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 दिन, ठीक है ना। तो अगर 12 लोग करते तो कितना दिन लगाते, 100 दिन लगाते। MDH फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, बेसिक सी बात है ना। और इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो, sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस कॉस थीटा। यानी कि यहां पर कहा है sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। हमें वैल्यू निकालना है sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। देखो बेटा, जब बच्चे मतलब एडवांस मैथ को, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, 2D हो गई, 3D हो गई, इन्हें बच्चे मोस्टली रेलवे के पेपर में क्या करते हैं, छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। लेकिन ये वो वाले क्वेश्चन है जिन्हें अगर आप सीख गए, आते हैं आपको, इनके बच्चे सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप सीख गए तो ये फ्री के नंबर रहते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इनके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से देखना है, एडवांस मैथ भी अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तक आ सकते हैं एडवांस मैथ के, ठीक है। अब देखो, जब भी इस तरह दिया हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में दे दिया, मान लीजिए ए लिख लेते हैं, ठीक, सी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सी लिख दिया, यहाँ पर ए लिख लिया, यहाँ बी लिख लिया, ठीक है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, है ना। और यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर हमने लिख दिया बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू में डी, ठीक है। यहाँ पर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, यहाँ पर बी आगे आ गया, साइन थीटा की साइन थीटा, और ए यहाँ पर आ गया, कॉस थीटा बराबर डी, है ना। इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब आप स्क्वायर करके इसे ऐड करेंगे तो इसका आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपको केवल ये याद रखना है। इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन मार्क ना लगाएं और क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने क्या रख लिया, डी रख लिया, बट ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी होगी, ये वाली वैल्यू होगी सी की, पर ठीक है। तो अब देखोगे ए स्क्वायर की जगह, मतलब ए की जगह भी 1 है, बी की जगह भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर, यानी कि सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। 1/4 यहाँ होगा, माइनस आएगा, 2 माइनस 1/4 इक्वल टू डी स्क्वायर, ठीक है ना। इसके नीचे 1 लेके सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 और 1 माइनस हो जाएगा तो 7, यानी 7/4 क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर का मान हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही आप डी की वैल्यू निकालोगे तो 7 के ऊपर रूट आ जाएगा और 4 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, √60/2। डी की वैल्यू का मतलब इसका मान आ गया हमारा √7/2, ठीक है। तो बस आपको इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी इस तरह का है, बहुत सिंपल है। इसमें आप वैल्यू पुटिंग करके मर जाओगे या कोई और तरीका करके मतलब परेशान हो जाओगे, आएगा नहीं। लेकिन अगर आपको इतनी सी चीज समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से बन जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। खंबे की छाया 4 मीटर कम हो जाती है, खंबे की ऊंचाई बताओ, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पर एक खंबा है, ठीक है,
अब यहाँ से एक उन्नयन को दो टाइप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है, तो पास वाला एंगल हमने ले लिया 45 डिग्री। दूर वाला छोटा होगा, जितना दूर जाएगा एंगल छोटा बनेगा, ठीक है ना। और ये हमने ले ली छाया, पहले छाया यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर आ गई, ठीक है। मतलब सूर्य यहाँ पर था, इधर पे आए तो छाया आगे को सरक गई, ठीक है। तो कितनी कम हुई, 4 मीटर कम हो जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4 मीटर, ठीक है ना। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है खंबे की ऊंचाई, यानी ये वाली जो हाइट है हमसे पूछी है, और ठीक है ना, है ना। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, खंबे की ऊंचाई। अब यहाँ पर देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया है हमने 45 डिग्री का, ठीक है। 45 डिग्री का मतलब कितना होता है, अगर मतलब जब भी ये 45 डिग्री हो तो आप इसे एक मानो, इसे एक मानो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा √2, ठीक है। पाइथागोरस से, है ना, 1045 डिग्री लेके, और ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये हमारा 1 होगा, ये हमारा √3 होगा, और ये हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 2, पर ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये चीजें सिखाई जाती हैं जब आप टेक्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस से पढ़ते हैं, तो वहां पर चीजें सिखाई जाती हैं कि 45 डिग्री है तब क्या लेना है, 30 डिग्री है तब क्या लेना है, 60 डिग्री है तब क्या लेना है, बट ठीक है। तो ये दो चीजें आपको दिमाग में रखना है। अब इससे फायदा क्या होगा, अब यहाँ पर आप देखोगे ये 45 डिग्री है तो ये वाली लाइन एक की हो गई, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, बट ठीक है। ये 30 डिग्री है तो 30 का मतलब ये वाली लाइन एक की हो गई, ठीक है, और ये पूरी हमारी √3 की हो गई, बट ठीक है ना। तो ये देखोगे 45 से ये वाली लाइन भी एक की आ रही थी, 30 से ये वाली लाइन भी एक की आ रही थी, मतलब हमारी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक एक है और ये पूरा √3 है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 - 1 हो जाएगी। पूरे में से 1 हटा देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ चाहो तो x ले सकते हो, चाहो तो x मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने मान लो यहाँ पर x ले लिया, ठीक है, हमें वैल्यू निकालना है 1x की, क्योंकि h चाहिए हमें पूरी, ठीक है, तो 1x ही निकालना है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं √3 - 1 इक्वल टू x इक्वल टू हमें दिया है कितना, 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/√3 - 1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 + 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 + 1 का नीचे मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 4√3 + 1, ठीक है, और नीचे कितना बनेगा, √3 - 1 का √3 - 1 और √3 + 1, यानी 3 - 1 2 बचेगा, और ये कटेगा 4 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे आंसर कितना आ गया, 2 ब्रैकेट में √3 + 1, लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो √3 की वैल्यू हमें दी है, √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732, ठीक है। तो √3 + 1 यानी इसमें 1.732 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 2 का, मल्टीप्लाई करना है 2 का, यहाँ पर आप आंसर देखोगे कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है ना, 5.468, है ना। तो 5.464 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे सरल तरीका, आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसका यूज करके, बट ठीक है, बस आपको अलग अलग ट्रायंगल्स का मतलब समझ में आना चाहिए, बट ठीक है ना। धीमे धीमे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हम लोगों को लगाना है, बड़े आराम से हम लोग करेंगे, साथ में आप लोग भी लगाते रहना, ठीक है ना। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। छोटे घन तथा बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये क्या है, घन, घन यानी कि क्यूब, ठीक है। अब क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है, 4a², 4a²। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में बदला गया है। तो छोटे घन का, ठीक है, छोटा घन 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, छोटे घन का सरफेस एरिया हो जाएगा 4a² यानी कि 1 का स्क्वायर रेशियो, है ना। बड़े घन का 4a², अब इसके लिए a क्या हो जाएगा, 5,
ठीक है, क्योंकि बड़े घन की भुजा कितनी है 5, 5 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1:5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यानी 1:25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एडवांस मैथ के, बिल्कुल फ्री के नंबर रहते हैं, आप देख के कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहती है। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, जितने कठिन क्वेश्चन है वो सारे करवा देंगे अब लाइन से। ठीक है ना, और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, हर एक चैप्टर की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होगी, आपकी मैथ बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 है में बांटे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी दी है 85, है ना, बांटना है, कितने आम बांटना है 380, प्रत्येक लड़के को 4 आम मिलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक लड़के को 4 आम मिलना चाहिए, बात ठीक है, और प्रत्येक लड़की को, ठीक है, प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलना चाहिए, प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलना चाहिए। ठीक है, तो लड़कों की संख्या हमें बताना है, लड़कों की संख्या कितनी है, बट ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, देखा जाए करने में, देखने में, सुनने में ये क्वेश्चन बहुत अजीब लगता है। ठीक है, लेकिन इसको करना उतना ही आसान है, बस समझे, बस ध्यान से आपको समझ लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, बहुत आते हैं, बहुत देखे होंगे आपने। ठीक है, तो 380 आमों को लड़के और लड़कियों के बीच में बांटना है। ठीक है, लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है, यानी अगर हम यहाँ पर लिख दें कि बॉयज प्लस गर्ल्स, टोटल संख्या कितनी है 85। ठीक है, और टोटल आम कितने हैं, टोटल आम दिए हैं 380। अब बेटा यहाँ पर बताना, जरा हमें एक बात बताना, 380 टोटल आम है, 85 लोगों में बांटना है, 85 में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, बट ठीक है, हर लड़के को 4 आम मिलते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि जो 85 हैं, 85 बच्चे हैं, वो सब के सब लड़के हुए, तब, है ना, 85 जो बच्चे हैं लड़के लड़कियां मिला के, अगर हम मान लें सब के सब लड़के हैं, तब फिर कितने आम चाहिए पड़ेंगे हमें, हर लड़के को 4 आम मिल रहे हैं, कितने लड़के हैं 85, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 पंचे 20, बचा 2, 4 बटे 32, 33, 34, 340। पर ठीक है, फिर अगर हम मान लें जो 85 हैं, 85 बच्चे हैं, वो सब की सब लड़कियां हैं, तब फिर कितने आम लगेंगे अपने, तो 85 लड़कियां हो गई, हर लड़की को 5 आम, तो 5 पना 25, बचा 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, 425 आम लगेंगे। बट ठीक है, ऐसे कर लिए पहले कि हमने क्या किया कि 85 मान लिया कि सबके सब लड़के हैं, फिर मान लिया 85 सबकी सब लड़कियां हैं, तो किसको कितने आम मिलेंगे, लड़कों को टोटल आम चाहिए 340 और लड़कियों को टोटल आम चाहिए 425, लेकिन आम कितने हैं 380। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वाली वैल्यू, ठीक है, टोटल वाली वैल्यू बीच में रख देंगे 380। ठीक है, और एलिगेशन से क्रॉस माइनस करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, मतलब 340 और 380 का अंतर कितना आ जाएगा 40, 425 और 380 का अंतर माइनस करके यहाँ पर, यानी कितना आ जाएगा 45। अब यहाँ से अगर आप देखोगे रेशियो निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 5 नम 45 और 5 चौके 20। ठीक है ना, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना आ गया, बॉयज 9 है ना, बॉयज 9 है, तो गर्ल्स कितनी है 4। ठीक है, तो बॉयज की संख्या हमसे पूछी है, लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हैं 9, कितने में से 9 + 4 13 में से, टोटल बच्चे कितने हैं 85, टोटल बच्चे कितने हैं 85। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 13 से 5 अट्ठे 40 है ना, यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है ना, तो 5 से काटेंगे 45, 9 बार में 5 से 40 को काटेंगे तो 5 अट्ठे 40। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 22 हमें निकालना है, तो ऊपर रख लिया अपॉन टोटल 9 + 18, 9 + 18 कितना हो गया 17, 9 + 18 कहाँ 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से काटोगे टोटल बच्चे 85, 17 पंचे 85, तो टोटल लड़के कितने आ जाएंगे 9 पना 45। ठीक है ना, तो टोटल लड़के कितने आ गए 45 आपके टोटल बच्चे आ जाएंगे। ठीक है,
ठीक है। तो 45 बच्चे लड़के हो गए, और लड़कियां अगर पूछता तो हम क्या करते, 8/17 गुणे 85 कर देते, या फिर लड़के 45 आ गए तो 85 - 45 कर देंगे तो 40 अपने क्या आ जाती, लड़कियां आ जाती। बात ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को इस तरह से करना सबसे आसान होता है। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, फिर ऑप्शन से ट्राई करो, ठीक है ना। कि हमने माना 15 लड़के हैं तो बची हुई लड़कियां 85 - 15, फिर उसके बाद आप 15 में 4 का गुणा करो, फिर 50 बचे हुए जो लड़कियां हैं उसमें 5 का गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर देखो कितने 380 आम आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन लास्ट में हुआ जैसा कि इसमें है, तो हमें चारों ऑप्शन ट्राई करते करते आपके पसीने छूट जाएंगे, 4 से 5 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए सबसे सही तरीका आपके लिए ये वाला है करने के लिए एग्जाम में। बट ठीक है ना। अब इन क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, खाली नंबर आपको चेंज मिलेंगे, है ना। लड़के लड़कियों की जगह कुछ और लिख के आ सकता है, कोई वस्तु लिख के आ सकती है ना। सेम करने का तरीका रहेगा आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटना है। अब यहाँ पर कितने बांटना है, 800। प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी चॉकलेट है, 800, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जितने मतलब प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की बांटनी है, हर एक विद्यार्थी को देनी है। और वो कह रहा है प्रत्येक छात्र को उतनी चॉकलेट मिलती है जितनी की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। जैसे मान लो x बच्चे हैं तो हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलना है, x ही चॉकलेट मिलना है। तो टोटल चॉकलेट कितनी हो जाएंगी, 800। समझे आप। तो ये कितना हो गया, x²। समझे। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे करोगे आप तो ऐसे में गलत हो जाएगा। बट ठीक है, ऐसे रख के करोगे वैल्यू तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। बट ठीक है ना। क्यों गलत हो जाएगा, अभी देखो। 800 चॉकलेट है, एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई है, ठीक है। प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या से दोगुनी, कितनी, दोगुनी चॉकलेट मिलती है। बात ठीक है ना। तो दोगुनी चॉकलेट मिलती है। अब ये वाला टर्म क्या है, दोगुना, ठीक है। ये वाला टर्म क्या दिया है, दोगुनी चॉकलेट मिलती है। यानी अगर x अपने क्या है, बच्चे हैं टोटल, तो दोगुना का मतलब कितना हो गया, हर बच्चे को 2x के हिसाब से मिल रही है। तब फिर आप जाके मल्टीप्लाई करोगे और इसके बराबर में हो जाएगा 800। बट ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2x² और उसके बाद बराबर में 800। 2 से 800 करेगा कितना, 400। x² बराबर 400 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें पता चल गया कक्षा में छात्र कितने हैं, 20 छात्र हैं। पर ठीक है, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि 20 ऑप्शन में है, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 800 हो गया, डायरेक्ट 20 लगा देंगे। पर ठीक है ना। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है। जहां पर आप गलती करोगे, कौन सी जगह पर आप गलती कर सकते हो, उस जगह को भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करता जाऊंगा, ध्यान में रखना है आपको। बात ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है ना। नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे दूरी तय करती है तथा 2 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो, धारा की गति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति हम b मान लेते हैं, ठीक है ना। इसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। ये डिस्टेंस हमने मान ली 6 किलोमीटर की है, ठीक है। तथा 2 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। मतलब जितनी दूर तक जाती है फिर वापस उसी स्थान पर आ जाती है, और टोटल टाइम लगता है उसे 2 घंटे, आने और जाने दोनों में। बट ठीक है। तो शांत जल में नाव की गति, तो नाव की गति को हम क्या मान लेते हैं, नाव की गति को हम मान लेते हैं a, ठीक है। नाव की गति को मान लेते हैं a। तो आप देखोगे टोटल टाइम दिया है 2 घंटे, ठीक है। टोटल टाइम दिया है 2 घंटे। अब आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम पहले देखते हैं जाते टाइम। जाते टाइम हमने माना कि नाव धारा की दिशा में जा रही थी, ठीक है। तो कितने किलोमीटर तक गई, 6 किलोमीटर, है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी आ गई 6। चाल धारा की दिशा में जा रही थी पहले हमने मान लिया, तो चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी हमने माना नाव की चाल कितनी, a, और प्लस आ जाएगा बोट की स्टीम की चाल कितनी, धारा की चाल 4, प्लस लौटने में कितना समय लगा,
डिस्टेंस 6 किलोमीटर ही है, लेकिन यहाँ पर स्पीड क्या होगी, लौटते टाइम कम हो जाएगी, a-4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब हमें इसे सॉल्व करके a की वैल्यू निकालना है। अब इसके निकालने के दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर एलसीएम लेके ये द्विघातीय समीकरण बन जाएगा, या फिर इसे हल्का सा अपन क्या करेंगे, 6 दोनों में है, कॉमन लेके 2 के नीचे निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, 2/6। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, a+4 + 1/a-4, ये कटेगा, कितना बचेगा, 1/3। ठीक है ना, 2/6 है तो 1/3 इतना आ गया। अब बेसिकली देखा जाए तो हमें इसके आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर हमने एलसीएम लिया, क्योंकि मोस्टली बच्चे एलसीएम लेने पे लगे रहते हैं और फिर वो लंबा समय निकल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। सबसे सिंपल ऑप्शन क्या है, हमने देखा सबसे सिंपल ऑप्शन 8 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए की जगह पर 8 रखा, या फिर 6 है तो 6 रखेंगे। 7.5 थोड़ा सा कठिन लग रहा है, नहीं रखेंगे। 6.8 थोड़ा सा कठिन है, नहीं रखेंगे। तो हम क्या रखते हैं, 6 या 8 में से एक रख लेते हैं। तो हमने मान लो 8 रख दिया। ठीक है, 8 रख दिए, तो यहाँ पर आप देखोगे 8 + 4 12। अब हमने 8 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे 1/3 है। ठीक है, 12 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 1/4 बचेगा यहाँ पर। तो नीचे जो हमारा एलसीएम आएगा वो 3 से डिविजिबल में आएगा, बट ठीक है, तो इसीलिए हमने 8 रख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे कितना हो जाएगा, ये 12 और 4 का एलसीएम आपका आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पर 1 4 3 12, 3 और 1 4 और 4 3 12, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और 1/3 ही यहाँ पर आ रहा था। इसका मतलब ए की जो सेटिस्फाइंग वैल्यू है वो क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी हम बोल सकते हैं कि नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। बट ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल टाइम को इक्वल में रख के अपन ने कैलकुलेशन कर ली। बट ठीक है, कि आने में कितना समय लगा, जाने में कितना समय लगा। बट ठीक है, दोनों समय को ऐड करेंगे तो हमारा 2 घंटे था, तो हमने उसी को बराबर में रख दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो अब वह निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। बट ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। 12 मिनट में तय करता है, तो यहाँ से स्पीड निकल आएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 12 मिनट, डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में है, टाइम मिनट में है, तो हम इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दें तो स्पीड हमारी आ जाएगी 12 पंचे 60, और ये 10 + 5 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आती है हमारी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे में 5 घटाओगे तो कितनी आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड कितनी बची, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही निश्चित दूरी, यानी कितनी दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम इक्वल टू, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये हमारा आ गया 10/45 घंटे। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45 घंटे। लेकिन ऑप्शन हमारे मिनट में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आर है वो चेंज हो जाएगा मिनट में। ठीक है ना, तो यहाँ से काटोगे तो 3 आएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, यानी कि 40/3 मिनट। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 40/3 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी काम को 36 घंटे में करते हैं, बी और सी 60 दिनों में करते हैं। ए और सी उसी काम को 45 दिनों में करते हैं, तो सी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बट ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे अक्सर गलत करते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में। बट ठीक है ना, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ए प्लस बी किसी काम को कितने 36 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में कर रहे हैं। फिर उसके बाद सी प्लस ए उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, सी प्लस ए यानी ए प्लस सी 45 दिनों में। ठीक है, 45 दिनों में हमें निकालना क्या है, सी का निकालना, सी अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप एलसीएम लेंगे, तो 30 60 और 45, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, 360 आ जाएगा। अब 36 से 360 को काटोगे तो 10 बार में जाएगा, 60 से काटोगे तो 6 × 36 6 बार में जाएगा, 45 से काटोगे
तो 8 चौके 32, 8 बार में जाएगा, 9 चौके 36 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा 10, और b प्लस सी कितना आ जाएगा, b प्लस सी 6, c प्लस ए कितना आ जाएगा, c प्लस ए आ गया 8। ठीक है, अगर इन सबको जोड़ोगे तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा हमारा, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 24। ठीक है ना, यानी हम बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 से 24 कटेगा, 12 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमें c की वैल्यू निकालना है, तो a प्लस बी का मान कितना है 10, तो a प्लस बी की जगह हम अगर 10 रख दें तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 वहाँ 12 से माइनस होगा तो 2 बचेगा। ठीक है ना, तो 2 बचा, तो c की वैल्यू आ गई। अब हमें c का दिन निकालना है, कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क कितना है 360। ठीक है, तो 360 टोटल वर्क है, और c एक दिन में 2 काम कर पाता है, तो कितने दिन लगेंगे हमें, 180 दिन लग जाएंगे। ठीक है ना, कितने दिन लगेंगे, 180 दिन लगेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को 15 दिनों में और 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक काम करने का ठेका लिया। कुल राशि में से ए का हिस्सा बताना है कितना है। बट ठीक है, अब ए का हिस्सा में बताना है। अब यहाँ पर आप देखोगे ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, ए 15 दिनों में काम करता है, बी 10 दिनों में काम करता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, चलो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें काम नहीं करवाना, हमें क्या देखना है, रुपए। और रुपए मिलती है क्षमता के अनुसार, रुपए मिलती है, जो मजदूरी होती है ना तो क्षमता के अनुसार मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिन का रेशियो निकाल लिया पहले हमने, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये दिन का रेशियो आ गया। ठीक है ना, किसका आ गया, दिन का। हम निकालेंगे क्षमता का रेशियो। ठीक है ना, तो क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा, इनका उल्टा हो जाता है तो वो क्षमता का रेशियो हो गया। ठीक है, और जो क्षमता का रेशियो होता है उसी रेशियो में अमाउंट यानी कि पैसा हमारा बटता है आपस में। बात ठीक है ना, तो हमें किसका हिस्सा बताना है, ए का। तो ए को कितना मिला, 2 रुपए, कितने में से, 2 + 3 5 में से। टोटल अमाउंट कितना है, 30,000। टोटल अमाउंट है 30,000। तो 5 से काटा 6 और 6 दूनी 12, है ना, 6 दूनी 12, यानी ए को कितना मिला, 12,000 रुपए मिल गया ए को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। जो चीज समझ में ना आए उसे रिवर्स करके एक बार पीछे जाके एक बार और देख लिया करो। ठीक है ना, यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी जल्दी रहेगी, तेज रहेगी, क्योंकि हमें ज्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाया जाए ताकि उसे वस्तु पर 10% की छूट देने पर भी 8% का लाभ प्राप्त हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है ना, और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सीपी, एसपी, एमआरपी तीनों चीजें इस टाइप से लिख लेना है। ठीक है, लाइन से। उसके बाद देखो क्या लिखा है, अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक पर बढ़ाना चाहिए ताकि उसे वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। 8% का प्रॉफिट चाहिए और 10% का डिस्काउंट चाहिए। 10% के डिस्काउंट से शुरू करते हैं। ठीक है, 10% का डिस्काउंट है अगर, है ना, 10% का डिस्काउंट है, कहने का मतलब अगर एमआरपी हमारी 100 रुपए है और 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90 रुपए, है ना। एमआरपी से डिस्काउंट मिला 10% का, इसका मतलब बिकी कितने में, 90 में बिकी। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना है, 8% का, इसका मतलब सीपी में जो भी हमारा सीपी था उसमें 8% का प्रॉफिट हुआ, तब जाके 90 रुपए आया। यानी कि आप देखोगे सीपी कितना हो जाएगा, 100/108 रुपए। बट ठीक है, एसपी से सीपी में जा रहे हैं इसीलिए 100/108, सीपी से एसपी में आ रहे होते तो 108/100, क्योंकि 8% बढ़ाना था। ठीक है, तब यहाँ पर देखोगे आप 9 से काटो, 10 बार में 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 4 से काटोगे, 4 तियां 12 और ये 25, तो ये कितना आ जाएगा सीपी हमारा, सीपी हमारा आ जाएगा 25 × 10, 250, और नीचे 3, 250/3 आ गया। बात ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो बटे में 3 अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन डिवाइड भी नहीं जा रहा, तो हम क्या करें, 3 का गुणा कर दें इसमें। ठीक है, 3 का इसमें किया तो 3 का इसमें करना पड़ेगा, 3 का इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा ओरिजिनल सीपी आ जाएगा कितना, 250 रुपए,
एसपी आ जाएगा हमारा कितना, 9 तिया 27 यानी 270 रुपए। एमआरपी आ जाएगा हमारा कितना, 300 रुपए। बट ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या था, पूछा था किसी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाना चाहिए। बात ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर ही लेके चलना है। तो क्रय मूल्य 250 है तो अंकित मूल्य 300, यानी कितना बढ़ा के लिखा, 50 रुपए बढ़ा के लिखा, 250 से 300, 50 रुपए बढ़ा के लिखा, किसे, क्रय मूल्य को, यानी नीचे आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 100%। बट ठीक है, यहां से क्या, 0 से 0 कटा, 25 चौके 100 और 4 पंचे 20, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 20% बढ़ा के लिखा गया अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से। बट ठीक है ना, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आना चाहिए आपको इस तरह का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। पहली पर 25% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि होती है। उसकी कुल हानि ज्ञात करना है, टोटल कितना लॉस हुआ याद रखना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, कंफ्यूज क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और करने के इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन एक कॉमन तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये मान लो पहली कुर्सी हो गई और ये दूसरी कुर्सी हो गई। बट ठीक है, पहली पर उसे 25% का लाभ होता है, ठीक है, पहली पर 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब कितना, 1/4, ठीक है। अगर 4 सीपी है तो 4 + 1 5, यानी कि 4 की वस्तु उसने कितने में बेची, 5 में बेची, ठीक है। तो पहली में 4 रुपए की चीज कितने में बेची, 5 में, यानी यहां पर हमने रख दिया सीपी और इस साइड रख दिया एसपी, ठीक है। दूसरे में 25% की हानि हो जाती है। 25% मतलब 1/4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 4 की चीज थी, कितने में बिकी, 3 में बेचा उसने। बट ठीक है, अब यहां पर देखो क्या कह रहा है वो, एक व्यक्ति 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, यानी हर कुर्सी का सेलिंग प्राइस 120 रुपए है, यानी ये भी 120 रुपए है और ये भी 120 रुपए है। बस समझे, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का बराबर है। लेकिन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, बराबर है नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई और 5 का नीचे मल्टीप्लाई। 3 का यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, 5 का इसमें किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, ये भी 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 और ये 4 पंचे 20। बट ठीक है, तब आप यहाँ पर देखोगे कि एक वस्तु का मूल्य कितना था, एक कुर्सी का मूल्य 120 रुपए और यहाँ पर कितना है, 15। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 15 की वैल्यू दी है 120, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 15 8 120, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ठीक है। तो कह रहा है उसे कितने रुपए की हानि हुई। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर टोटल सीपी कितना आ गया, 12 + 20, 12 + 20 22 रुपए, ठीक है। बेचा कितने में, 12 + 20 हो गया हमारा कितना, 32 रुपए और 15 + 15 30 रुपए। तो 32 में लाया था और 30 में बेचा, तो लॉस कितने का हुआ, 2 रुपए का। एक का मान 8 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा 16, ठीक है, यानी 16 रुपए का उसे टोटल लॉस हुआ। करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप आजमा लेना, कर लेना किसी भी तरीके से, सबसे बेस्ट तरीका ये वाला है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। बट ठीक है, यहाँ पर हमें पूरा लिखना पड़ता है समझाने के लिए, इसीलिए पूरा बोर्ड भर जाता है। बात ठीक है, लेकिन जब आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये टाइप बहुत अच्छा है करने के लिए, ठीक है ना। आपको इसी तरह एग्जाम में करना है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अंतर उसके योग का 45% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 संख्याओं का अंतर, तो हमने मान लिया a - b, उनके योग का यानी कि a + b का 45% है, यानी कि 45/100, ठीक है, ये बराबर होगी। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताना है, यानी बेसिकली हमें a/b की वैल्यू बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, a/b की वैल्यू बताना है।
तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है क्या आएगा। बट ठीक है ना। चलो, इतने भी सिंपल क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही जो सिंपल है तो वो करें, लेकिन उसकी इक्वेशन मैंने लिख दी है तो आप लोग करना है, कमेंट में आप बताना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान हमें बताना है। ठीक है, फॉर्मूले किसे किसे याद है? ठीक है, फॉर्मूले किसे याद है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है ना। मोस्टली बच्चों की दिक्कत रहती है फॉर्मूले भूल जाते हैं, बट ठीक है ना, मोस्टली क्यू वाले या ज्यादा नंबर उस तरह के आ गए तो फॉर्मूले भूल जाते हैं। बेसिकली अगर आप फॉर्मूले भूल जाते हो तो जब भी क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स दिए हो, अब आप देखोगे यहाँ पे ए है, बी है और सी है, 3 वेरिएबल हो गए, तो आप एक किसी भी वेरिएबल को 0 मान सकते हो। बात ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया सी बराबर कितना है 0। अब सी बराबर 0 है तो यहाँ पर देखोगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 15, तो सी तो 0 हो गया, यानी हम बोल सकते हैं a प्लस बी बराबर 15। आप देखोगे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा नहीं है दो वेरिएबल हो a प्लस बी बस दिया हो, आप b को 0 मान लो तो एक ही बचेगा a, है ना। ऐसे नहीं करना है, जब भी 3 वेरिएबल हो a b c x y z 3 वेरिएबल हो तब फिर आप एक को 0 मानोगे। बात ठीक है। अब यहाँ पर देखो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर तो 0 हो गया, बराबर कितना दिया है 83, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 83। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे सी क्यू है 0, ए बी सी सी यहाँ पर 0 तो ये पूरा 0, यानी यहाँ से बचा कितना ए क्यू प्लस बी क्यू, इसकी वैल्यू निकालना है। अब ये निकालना आसान है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पर ठीक है, अब यहां पर देखोगे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 83 माइनस ए बी की वैल्यू यहां पर नहीं दी है, तो ए बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, किसका, ए प्लस बी बराबर 15 का। कैसे, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225। अब आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है 83। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे कितना आ जाएगा 83 प्लस 2ab इक्वल टू 225। 2ab इक्वल टू 83 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 5 में से 3 गया बचा 2, 8 4 12 और 142। बट ठीक है, 2 से ये कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई 71, तो यहाँ पर हम ए बी की वैल्यू कितनी रख देंगे 71। बट ठीक है, कितना आ गया 15 गुणे, अब 83 में 71 माइनस करोगे तो यहाँ से बचेगा तुम्हारा कितना, 2 बचेगा और ये बचेगा 12, 12 पंचे 60 और 12 6 18, 180। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आ गया 180 आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी इस तरह 3 वेरिएबल दिए हो तो एक वेरिएबल को आप बड़े आराम से 0 मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ठीक है, आराम से आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर दिया है 21 होल बाय 15 बटे 51/169 है ना, वर्गमूल निकालना है स्क्वायर रूट। बट ठीक है, तो यहाँ पे देखो 169 का किसका स्क्वायर होता है 13 का होता है, तो नीचे सब में ही 13 है। बट ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे अगर एक चीज अगर गौर करोगे, अच्छा करने का तरीका क्या है, करने का तरीका तो यही है 169 मल्टीप्लाई 21 प्लस 51, ऊपर जो नंबर आएगा नीचे जो नंबर आएगा, 169 13 का स्क्वायर होता है, ऊपर भी किसी न किसी का स्क्वायर हो जाएगा। बट ठीक है, अब इसे देखो जरा करते हैं। ठीक है, अब नंबर बड़े हैं, 169 का 21 में मल्टीप्लाई करोगे फिर 51 जोड़ोगे, तो अब इस कंडीशन में क्या करना है, अगर हम यहाँ पर देखो तो अगर 9 का 1 में गुणा करें तो 9 प्लस 1 0, यानी इकाई का अंक ऊपर क्या आएगा 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखोगे 4 3 12 और 12 प्लस 8 20, यानी यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 सही 8/13 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे 5 3 15, 8 प्लस 5 3 13 आएगा, 3 आएगा इकाई का अंक, तो ये नहीं होगा।
बट ठीक है, ऊपर से हमने ये वाला देखो गया 5 15 5 20, यहाँ भी आएगा हमारा क्या 0, लेकिन ये वाला हमने क्यों नहीं लिया, ये वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5 पना 25, ठीक है 5 पना 25 और यहाँ पे क्या है 21 है ना, 4 चुके 16, इससे थोड़ा सा बड़ा है 21, ठीक है, और 5 पना 25 इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो हमें इससे छोटा चाहिए, तो इसीलिए हमने आंसर क्या लगा दिया, इसे लगा दिया। बट ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे में आपको क्या है, गुणा नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किसी घन का विकर्ण √12 है, तो घन का आयतन बताओ, ठीक है। अब आपको पता है घन का विकर्ण क्या होता है, D = A√3, और √12 का मतलब कितना हो गया, √12 का मतलब हो गया 12 का मतलब क्या, 4 तिया 12, ठीक है ना, रूट लगा हुआ है, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल, A बराबर कितना आ गया 2 आ गया। हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, यानी AQ निकालना है, AQ का मतलब 2 की पावर 3 8 आयतन हो जाएगा। बट ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था एडवांस मैथ के क्वेश्चन आपको जरूर करना है, बिल्कुल सिंपल होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार एवं संगत शीर्ष लंब का अनुपात इतना है। बट ठीक है, तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसका एरिया दिया है 1176, ठीक है, इसका आधार है ना, आधार मतलब बेस, और शीर्ष लंब यानी कि ये, ठीक है ना, 3:4 दिया है, तो इनके साथ चाहो तो x ले लो या फिर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। शीर्ष लंब की लंबाई हमें बताना है, शीर्ष लंब यानी कि 4x की वैल्यू हमें बताना है। बट ठीक है 4x की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है, 4x की वैल्यू बताना है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो संख्या 4 से कट जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। 42 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 54 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, है ना, 52 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 56 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा ना, 2 कट रहा है 2 नहीं कट रहे, यानी आंसर इन दोनों में से होगा, ठीक है ना, एक और कट जाता तो वही अपना डायरेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन चलो नहीं कट रहा अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने देखा होगा क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार ये ऊंचाई है, यानी आधार कितना हो गया 3x और ऊंचाई कितनी हो गई 4x, बराबर हो जाएगा 1176 के, ठीक है। अब आप देखोगे 2 से 4 को काटोगे 2 और 3 दूनी 6 और 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, यानी x² बराबर आ जाएगा 6 एकम 6 5 आ जाएगा, 6 नम 54 4 3 60 6 छंग 36 169, x² बराबर 196 है ना, इसका मतलब x का मान कितना आ गया 14 आ जाएगा, है ना, ये 14 का स्क्वायर होता है, तो x का मान कितना आ गया 14 आ गया। अब x का मान 14 है तो 4x यानी कि 4 गुणे 14 यानी कितना हो जाएगा 14 चौकी 56, 56 हमारा आंसर आ जाएगा। बात ठीक है ना। देखो ये भी एडवांस मैथ का था, पेपर में आया हुआ है, सिंपल था, फॉर्मूला लगाया काम खत्म, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 120 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया है, ठीक है, अगर इसके साथ x ले लो 3x और 4x और इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो 3x और 4x एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम का मतलब जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है वो, तो कॉमन क्या है x और कॉमन क्या नहीं है 3 और 4, ठीक है, तो 4 3 12 x दोनों में है तो एक ही बार लिया, बट ठीक है, तो 3x और 4x एलसीएम कितना 12x और एलसीएम हमें दिया है 120, एलसीएम हो गया 120, इसका मतलब संख्या x का मान कितना हो जाएगी 10, इसका मतलब संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी 30 और दूसरी हो जाएगी 40, दोनों का योग बताना है, 4 3 7 70 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपने इस तरह की देखा होगा, मासा निकालना है यहाँ पर यानी कि HCF निकालना है, ठीक है। जब भी रेशियो में नंबर हो और HCF निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर का HCF और नीचे वाले नंबर का LCM निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो 2 4 6 HCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, HCF 2 ऊपर इसी में है खाली, तो यही वाला अपना आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं नीचे, ठीक है, 3 5 और 7, तो 7 3 21 21 पंचे 105, 2/105 अपना आंसर, कट भी नहीं रहा है नीचे कोई, ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा 2/105। याद रखना रेशियो में अगर नंबर है, HCF पूछा है, एक कहाँ आ गए,
ये है, ठीक है। रेशियो में नंबर है HCF, अगर पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का HCF, नीचे वाले नंबर का LCM। अगर LCM पूछा होता तो ऊपर LCM नीचे HCF, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। 3 घंटियां 11 AM को एक साथ बजती है, यानी सुबह 11 बजे एक साथ बजती हैं। 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो अगली बार एक साथ कब बजेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, गेसा पिटा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, 20, 30 और 40 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 में 3 का गुणा करोगे, 4 3 12, 120 एलसीएम है। जिसे एलसीएम वगैरह लेने में दिक्कत आ रही हो तो एलसीएम एचसीएफ का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, कैसे जल्दी एलसीएम लिया जाता है, कैसे मतलब आप तुरंत सीख जाओगे कि चुटकी बजाते ही एचसीएफ और चुटकी बजाते ही एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो जिनने नहीं देखा हो तो एलसीएम एचसीएफ को देख लेना एक बार, ठीक है। तो 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 3 12, 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 का मतलब 2 घंटे, 120 मिनट का मतलब कितना? ये 20 मिनट है, 30 मिनट है, 40 मिनट है। तो जो एलसीएम आया है 120 मिनट, वो भी किसमें है? मिनट में। और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, है ना। तो 2 घंटे बाद वो एक साथ बजेंगे दोबारा से। तो पहले बजी थी सुबह 11 बजे, 11 से 1 घंटा 12, फिर उसके बाद 1, यानी 1 PM पर दोबारा से एक बार बजेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली लिया क्या जाता है? एलसीएम लेके ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। किसी कक्षा में औसत आयु किसी कक्षा की औसत आयु 15.8 है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 है, लड़कियों की औसत आयु 15.4 है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात हमें बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक साइड पहले लिखना है बॉयज, बॉयज का एवरेज कितना है? 16.4। दूसरी साइड लिखना है गर्ल्स का एवरेज, इनका एवरेज कितना है? गर्ल्स का एवरेज है हमारा 15.4, ठीक है ना। और जो कंबाइंड एवरेज है 15.8, ये लिख देना है बीच में, बीच में आता है कंबाइंड, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों का। कक्षा में सभी का औसत आयु 18.5 है, मतलब इसमें बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो कंबाइंड वाला बीच में, ठीक है ना। और एलिगेशन से क्रॉस माइनस करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 15.8 में 15.4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 0.4 बचेगा, है ना। और 16.4 में 15.8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 0.8 बचेगा, ठीक है ना, 0.8 बचेगा। अब 4 दूनी 8 कटेगा तो 1:2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1:2 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी कार्यशाला में मजदूरों की मासिक आय का औसत 8500 है, जिसमें 7 मजदूरों की औसत आय 10,000 है, 7 मजदूरों की 10,000 है। अन्य मजदूरों की आय 7800 है। कार्यशाला में कुल मजदूरों की संख्या ज्ञात करो। तो इसे भी अपन चाहो तो एलिगेशन से करो या दूसरा मेथड लगा लो, तो अपन यहाँ पर वही एलिगेशन वाला मेथड लगा देते हैं, ठीक है ना। किसी कार्यशाला में मजदूरों की मासिक आय कितनी है? 85 थे, ठीक है। तो मजदूर कितने हैं? मजदूरों की औसत आय कितनी है? एवरेज है 8500, बट ठीक है। जिनमें 7 मजदूरों की औसत आय, अब इनमें क्या 7 मजदूरों की, ठीक है, इनकी एवरेज कितना है? इनका एवरेज है कितना दिया है? 7 मजदूरों का 10,000, 7 मजदूरों की 10,000, तथा अन्य की औसत आय कितनी है? तो अन्य जितने हैं उनकी कितनी है? 7800। ये कौन हो गए? अन्य, ठीक है। तो कुल मजदूरों की संख्या हमें बताना है, बट ठीक है। तो यहां पर देखो कंबाइंड में, यानी कि सभी का कितना दिया है? 8500। यहां से माइनस करेंगे यहाँ, यहां से माइनस करेंगे यहाँ, ठीक है। इधर से माइनस करोगे आप, कितना बचेगा? हमारा बचेगा 1500। यहां से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? यहां से बचेगा हमारा 8 8 16, यानी कि 700 बच जाएगा, ठीक है। 7 7 14 15, 700 बच जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 7:15, बट ठीक है। मजदूरों की संख्या हमें बताना है। यहाँ पर अब आप देखोगे मजदूरों की संख्या कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 7 है, ठीक है, और इस 7 का मतलब 7 मजदूर है। यहाँ पर कितना आया? 15। इसका मतलब यहाँ अन्य में भी कितना है? 15 मजदूर हैं। टोटल मजदूर कितने हो गए? 7 + 15 22, यानी कुल मजदूरों की संख्या कितनी हो गई? 22 हमारी कुल मजदूरों की संख्या हो गई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है ना।
6 से 50 के बीच में सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित होती है। यानी 5 से कटने वाली संख्याओं का औसत निकालना है 6 और 50 के बीच में। तो 6 के बाद कौन सी संख्या 5 से कटेगी? सीधी सी बात है 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, इसी तरह आगे बढ़ती चली जाएंगी। 50 से पहले क्या आती है? 45, जो 5 से कटती है। बीच की निकालना है, इसीलिए हमने 50 को नहीं लिया, ठीक है, कि बीच की संख्याओं का, ठीक है ना। अब इसका एवरेज निकालना है। अब देखो ये क्या है, ये जीपी में है, गुणोत्तर, सॉरी एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, ठीक है। तो जब भी कोई सीरीज एपी में होती है और उसका एवरेज निकालना होता है तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और उसका आधा। तो 10 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 45 हो जाएगा 55, उसका आधा कर देंगे, पूरे का एवरेज आ जाएगा। यानी ये आप देखो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, बचा 1 5, 2 सत्ते 14, यानी 27.5 क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, जब भी कोई समांतर श्रेणी में हो, गैप समान हो, तो पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या अपॉन 2 लगा के एवरेज निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें देखो क्या लिखा है, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। तो 20 लड़के जो हैं, 20 लड़के, इनका एवरेज हमें दिया है कितना? 12 साल। 5 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, बात ठीक है। तो 5 और नए लड़के आ गए, इनकी औसत आयु कितनी है? 5 और नए लड़के आ गए जिनकी औसत आयु 7 साल है, ठीक है। तो कक्षा में औसत आयु का नया औसत क्या हो गया, ठीक है, मतलब टोटल 25 लोगों का औसत क्या हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सम यानी कि योग, ठीक है। तो 20 लड़के हैं, औसत कितना है? 12, है ना। तो 20 गुणे 12, 12 दूनी 24, 240 योग आ गया। यहाँ पर भी योग निकाल लेंगे, है ना, 7 पना 35 योग आ गया। तो टोटल योग कितना आ गया हमारा? 240 प्लस 35, यानी 4 3 7, और ये बचा 2। कितने लोगों का? ये आ गया 25 लोगों का। तो यहाँ पर एवरेज कितना हो जाएगा? 275 अपॉन 25। अब 25 से काटोगे तो 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 11, ठीक है। औसत आयु कितनी आ गई इनकी? 11 आ गई सभी की औसत आयु, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, अब ये देखो इस टाइप का एक बना हुआ है सर्कल, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटर है O, और ये जो रेडियस है, यहाँ पर एक एंगल है 140। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ मिला दिया और यहाँ मिला दिया। इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पूछ क्या रहा है, तो एंगल ABC किसके बराबर होगा? एंगल ABC, ये वाला एंगल हमें निकालना है, बट ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, हम इसे यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वाला आधे वृत्त पर बना हुआ एंगल 140 है, तो यहाँ पर परिधि में बना हुआ एंगल कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 70, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर आप इसे देखोगे, ये चीज यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है ना, वृत्त के अंदर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज बन रहा है वृत्त के अंदर, है ना। यानी इसे अपन बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110, 110, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 110 आंसर हो जाएगा, बात ठीक है ना। देखो एडवांस मैथ मैंने बताया था, इतनी प्यारी चीज है और इसमें नंबर बिल्कुल एक्यूरेट आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो इसीलिए इसे करना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी स्क्वायर का मान बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर अब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। चलो अगला, यदि x न्यूनोत्तर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर देखो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पर एक्स से डिवाइड कर दें, यहाँ भी एक्स से, यहाँ भी एक्स से, पर ठीक है। तो यहाँ भी एक्स से देने का मतलब नहीं है, 0 ही बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल, बचेगा माइनस का 4। यहाँ पर एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचे से बचेगा एक्स। यानी यहाँ पर आप देखोगे
x माइनस 1/x बराबर 4 लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल, -4 उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड कर दो स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इक्वल टू 4 चुके 16, और ये इधर जाएगा, कितना बचेगा 18, यानी इसका आंसर कितना जाएगा 18 आ जाएगा। बट ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है a-1/a-3 इक्वल टू 5, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे हमें वैल्यू निकालना है a-3 का क्यूब माइनस 1/a-3 का क्यूब, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखोगे a है, यहाँ पर a-3 का क्यूब है, यहाँ तो a-3 है, लेकिन यहाँ पर a-3 का क्यूब है, लेकिन यहाँ पर a है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 है, तो यहाँ पर हम क्या करें, इधर हमें 3 चाहिए, माइनस में 3 चाहिए, तो हम यहाँ पर -3 कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ भी -3 कर लेते हैं, बट ठीक है ना। तो इसमें से भी -3 कर लेंगे, और ये वाले 3 को हम क्या लिखेंगे, a के बराबर लिख देंगे। इसे हम यहाँ पर लिख दें, थोड़ा सा a को यहाँ पे लिख दे, ठीक है। और -3 यहाँ पे कर दिया, यानी कि यहाँ -3 कर दिया, यहाँ भी -3 कर दिया, दोनों साइड -3 कर दिया, यानी a-3 ये हो गया, -1/a-3 ये हो गया, इक्वल टू में कितना बचा 2, ठीक है। और हमें क्यूब में मान चाहिए, a-3 का क्यूब माइनस 1/a-3 का क्यूब इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर 3 क्यूब में वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, तो आपने देखा होगा, अगर मान लो a-1/a बराबर x है, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, x क्यूब माइनस 3x, ठीक है ना। ये वाला जो x क्यूब है -3x, x क्यूब -3x, बात ठीक है। तो ये 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, अच्छा सॉरी प्लस में है ना, x क्यूब माइनस है ना, तो प्लस में रहता है, अगर प्लस होता दोनों जगह तो यहाँ माइनस रहता है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 यानी कि ये 8 हो गया, प्लस 2 3 6, और 8 + 6 6 6 12 13 14, आंसर कितना आ जाएगा 14, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको इसे सॉल्व नहीं करना है कि दोनों साइड सॉल्व किया क्यूब किया, आपको सीधे ये ध्यान रखना है कि a माइनस 1/a बराबर x है, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 3x होगा, पर ठीक है, क्लियर है बात। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो वैल्यू दी है 1 + 1/1 + 2/3 + 4/5, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे 5 × 15, 15 + 4 19, है ना, 5 × 15, 15 + 4 19, यानी ये अगर पूरा खत्म हो जाए तो यहाँ पर आ सकता है 19/5, ठीक है। अब इस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना है 19, यहाँ पे कितना बचा हमारा 5 बचा, ठीक है। 1 + 5/19, तो ये कितना हो जाएगा 19 + 5 हमारा कितना हो जाएगा, 19 + 5 हो जाएगा 24, ठीक है। तो अगर ये खत्म हुआ हमारा, तो यहाँ पे कितना बचा 24/19, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे 1 + 1/24/19, ठीक है। अब ये 19 ऊपर आ जाएगा, यानी 1 + 1 19/24 बचा, ठीक है। और 24 + 19 कितना होता है 9 10 11 12 13, और ये हो जाएगा 4/24, 43/24 आंसर, ठीक है। अच्छा यहाँ आंसर नहीं है, चलो ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन में इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई होगी, ठीक है, देख लेना आप लोग, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 63522 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है इस तरह का, ठीक है। इसमें कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक। अब हमें पूर्ण वर्ग चाहिए, तो आपने बचपन में ये वाला तरीका सीखा होगा, डिवीजन मेथड, 63522 स्क्वायर निकालने का डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं, 2 2 के पेयर, तो 2 के पेयर बन गए, 6 का नहीं बना, 6 ऐसे ही, ठीक है। अब 2 दूनी 4, जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ पर, और 2 दूनी 4 यहाँ पर, ठीक है। 3 अगर लेंगे तो 3 3 9 ज्यादा हो जाता, बट ठीक है, एक लाइन फिर यहाँ माइनस करेंगे, 6 - 4 बचा 2, ठीक है। जो नंबर यहाँ था सेम वही नंबर यहाँ पर लिख के दोनों को ऐड कर दिया जाता है 4, ठीक। उसके बाद पूरा पेयर यानी 35 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे, यहाँ पर वो नंबर लिखा जाता है, और जो सेम नंबर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे 5 लिखा, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और 5 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे, ठीक है ना। तो 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 2 22, ठीक है।
माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 5 लिखा था तो 5 आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे देखोगे आप कितना बचा 0 और ये बचा 10, ठीक है ना, 10 बचा। अब ये जो 22 वाला है पेयर यहाँ पे आ जाएगा, बट ठीक है। अब 50 यहाँ पर हो गया, अब इसके आगे जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो मान लो हमने यहाँ पर 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई पूरा 502 में करेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 0 और 5 दूनी 10, 3 लेते तो बहुत ज्यादा हो जाता। अब ये माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा कितना, शेषफल बचेगा हमारा 18, ठीक है, 18 शेषफल बचेगा। तो जो ये शेषफल बचा वो एक्स्ट्रा है, मतलब अगर इसमें से हम 18 माइनस कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा, किसका स्क्वायर बन जाएगा, 252 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 18 आ गया। पर ठीक है, ये तरीका बच्चों में पढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है स्क्वायर निकालने के लिए, बात ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 - 5 - 2 + -5 + 6 - 2 बराबर है, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन भी पेपर में बहुत आती है, खास तौर पे ग्रुप डी के पेपर में, ठीक है। देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि इसे, तो माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 हो गया, और प्लस का 6, यानी कि यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो बचेगा हमारा माइनस का 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये चीज खत्म हो गई। अब यहाँ पर देखोगे आप 2 और माइनस का 2, ठीक है, प्लस का 2 और माइनस का 2, प्लस का 2 और माइनस का 2 है, तो ये चीज हमारी प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म हो गई, 0 बचा। क्या बचा हमारा 1 - 5, और 1 - 5 का मतलब -4 आंसर। बट ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको एक बार अपने मन से जरूर लगा के देख लेना है, ताकि कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक फैक्ट्री में प्रत्येक 9 कर्मचारियों में से एक महिला कर्मचारी है, प्रत्येक 9 में से एक महिला कर्मचारी है। यदि महिला कर्मचारियों की संख्या 125 है तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ। अब एक बात बताओ कि हर नौवीं जो कर्मचारी है वो महिला है, ठीक है। कुल महिला 125 है, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 125 गुणा 9 लोग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 × 45, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 9 10 11, 1125। तो टोटल कितनी महिलाएं होंगी, 1125 महिलाएं होंगी, ठीक है। चलो तो आज के हम लोगों ने क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए हैं, है ना। उम्मीद करते हैं सब आपको समझ में आ गए होंगे, जिन्हें नहीं आए हों वो एक बार और देख लेना अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करते चलोगे तो सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी अच्छे से, बट ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, उम्मीद करते हैं अपनी तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग करते रहेंगे, है ना। सिलेक्शन इसी साल लेना है, ताकि अगले साल के लिए इंतजार ना करना पड़े। जितना ज्यादा आप गैप दोगे, जितना ज्यादा आप पढ़ाई में लापरवाही करोगे, उतना ज्यादा आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो एक बार मेहनत करके इसी साल आपको सिलेक्शन एनटीपीसी या ग्रुप डी में ले लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।